स्नेह पगी पाती। बातों बातों में एक दूसरे को संदेश किन किन माध्यमों से भेज सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए तो आप किसे चिट्ठी लिखेंगे? उस चिट्ठी में क्या क्या लिखेंगे? चिट्ठी लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। जब संचार माध्यमों का इतना विकास नहीं हुआ था, तब केवल चिट्ठी पत्री ही ऐसा माध्यम थी जिसके द्वारा अपने स्नेही जनों के हालचाल ले दे सकते थे। चिट्ठियों के आने के इंतज़ार का आनंद ईमेल, व्हाट्सएप के इस युग में कहीं खो सा गया है। यह सच है कि तमाम आधुनिक संचार माध्यमों से भेजे गए संदेश को बाँचने में वह अपनापन नहीं महसूस होता जो अपनों के हाथ से स्नेह के शब्दों में पगी पाती बाँच कर मिलता है। जन्मदिन की सुबह मैंने अपना ईमेल बॉक्स खोला तो उसमें विदेश में रहने वाली अपनी बिटिया का शुभकामनाओं वाला कार्ड मिला। एकदम सही दिन और सही समय। मैं कुछ देर उसे देखती रही और फिर वह कंप्यूटर स्क्रीन से गायब हो गया। मैं अपने माउस की एक क्लिक से उसे दोबारा स्क्रीन पर ला सकती हूँ। चाहूँ तो प्रिंट भी निकाल सकती हूँ, पर क्या उसमें अपनी बिटिया के हाथों का वह स्पर्श महसूस कर पाऊँगी जो उसके अब तक के भेजे कार्डों में महसूस करती रही हूँ? उसने यह कार्ड स्वयं ही भेजा है अथवा अपनी अति व्यस्त जिंदगी के कारण अपने सेक्रेटरी से ही भेजने को कह दिया है, यह भी निश्चित नहीं। कार्ड के नीचे उसके स्वयं के हस्ताक्षर तक तो है नहीं। कुछ समय पूर्व तक वह मेरे लिए उपयुक्त कार्ड ढूंढने के लिए बाजार खंगाल डालती थी। छपी इबारत में जो कमी रह जाती वह स्वयं जोड़कर पूरा करती। इस तरह वह पूरी तरह से भरा कार्ड कभी मुझे जन्मदिन से 2-1 दिन पहले मिल जाता, कभी जन्मदिन बीत जाने के पश्चात, पर वे सारे कार्ड आज तक मेरी अलमारी में सहेज कर रखे हुए हैं, किसी अनमोल धरोहर की तरह। आजकल वह पत्र भी ईमेल से ही भेजती है। कोई काटापीटी नहीं, हिज्जों की कोई गलती नहीं, एकदम साफ सुथरे। उसे पत्र लिखने का हमेशा से ही शौक रहा है। लंबे लंबे रोचक ढंग से लिखे पत्र। उसके पत्र इतने लंबे हुआ करते कि ऊपर नीचे हाशिए पर कुछ भी जगह न छुटती, नाम लिखने तक की भी नहीं। पर इससे क्या, मैं तो दूर से देखकर ही उसका पत्र पहचान सकती हूँ। कभी कभी उसके पत्रों पर चॉकलेट, टॉफ़ी या मक्खन के चिकने निशान होते। मैं कल्पना करती कि पत्र लिखने के लिए उसने अपनी नन्ही बिटिया को इन्हीं चीज़ों से फुसलाया होगा और बिटिया ने धैर्य चुक जाने पर अपनी माँ का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में कागज़ को ही पकड़ लिया होगा। मैं उन निशानों पर अपना हाथ स्नेह से फिराकर उन गदबदे हाथों का स्पर्श महसूस करने का प्रयत्न करती। हाथ से लिखे उन पत्रों में लिखने वाले हाथों का स्पर्श हुआ करता था, मिठास और गर्माहट होती थी। बहुत कुछ अनलिखा भी बाँच लिया जाता। हाईटेक जीवन शैली के युग में स्क्रीन पर उभर आए इन शब्दों की चाहे तो मेल पढ़ लो, चाहे समाचार पत्र, दोनों ही सिर्फ संदेश वाहक होते हैं, बस। हमारे बचपन में डाकिये का आगमन दिन भर का सबसे अहम हिस्सा होता था। दिन में 3 बार आता था डाकिया। डाक डालते समय अपने साइकिल की घंटी बजाता। बाहर से लौटा हर सदस्य एक बार लेटर बॉक्स में झांक अवश्य लेता। पिताजी दफ्तर से लौटते तो उनका पहला प्रश्न यही होता, कोई चिट्ठी आई क्या? सबसे अधिक प्रतीक्षा तो विवाहिता बहन के अपनी
ससुराल से लिखे पत्रों की रहती। परिवार का हर व्यक्ति उन्हें चाव से पढ़ता। माँ स्वयं न पढ़ पाने के कारण हम सब भाई बहनों से एक एक बार उस पत्र को अवश्य पढ़वा कर सुन लेती। पर इसके बावजूद उनकी क्षुधा शांत न होती। गाँव में पत्र बाँचने का काम प्रायः डाकिया ही कर दिया करता था और ज़रूरत पड़ने पर उत्तर भी वही लिख देता। कहा गया है कि खत का मजमून जान लेते हैं लिफाफा देखकर। पत्र पढ़ने के पूर्व ही काफ़ी कुछ समझ लेते हम। केसर छिड़का पत्र आया है तो चाची को बेटा हुआ है। कोना कटा कार्ड आया है तो मृत्यु समाचार है। यदि छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले बेटे का पत्र आया है तो अवश्य उसे पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि वैसे तो उसे अपनी अति व्यस्तता के कारण पत्र लिखने का समय ही नहीं मिलता। किसी को तत्काल सूचना देनी होती तो तार भेजा जाता। तार मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता था। देर रात को भी तार वाला आपकी सांकल खटकाकर तार पहुंचा जाता, पर जब तक उसके द्वारा आगे बढ़ाए कागज़ पर हस्ताक्षर कर आप तार लें, तब तक दिल इतनी ज़ोर से धड़कता रहता कि लिफाफा खोलना कठिन। घर के अन्य सदस्य भी घेरे खड़े रहते। सबके चेहरे पर एक ही भाव, क्या हुआ? क्योंकि ऐसे तार प्रायः दुखद समाचार के वाहक ही होते थे। हाँ, विवाह, पुत्र जन्म इत्यादि के मुबारकी तार भी हुआ करते, पर वे तो ऐसे अवसरों पर ही आते। रंग बिरंगे फूलों वाले इन तारों के नंबर निर्धारित थे, अतः अवसर विशेष पर आए उन सब की इबारत एक सी रहती। बस प्रेषक का नाम ही मायने रखता। जब से सुना है कि तार भेजने का महकमा समेट दिया गया है, लगता है जैसे अपनी कोई बहुत प्रिय वस्तु ही खो गई है। टेलीफोन ने पहले तो तार का स्थान पकड़ा। आपके घर में नहीं है तो आस पड़ोस में तो होगा, अतः आवश्यक सूचना वही दे दी जाती। धीरे धीरे टेलीफोन की संख्या और प्रभाव बढ़ने लगा। हर घर में टेलीफोन है, उठाओ और बात कर लो। उत्तर भी संग ही मिल जाता है। यह संदेह नहीं रहता कि तार अथवा पत्र पहुंचा कि नहीं। मोबाइल ने आकर तो क्रांति ही कर डाली है। विश्व के किसी भी कोने में रहते स्वजन से 24 घंटे जुड़े हैं आप। बात तो हो जाती है, पर वह तसल्ली नहीं हो पाती जो लंबा सा पत्र पढ़कर हुआ करती थी। विदेश में बसे बेटे का फ़ोन आता है, माँ कैसी हो? सब ठीक है बेटा, और तुम? कुशल क्षेम हुई। खबरों का आदान प्रदान हुआ और बस टेलीफोन रख देने के बाद याद आता है, फलां बात पूछना तो भूल ही गई, यह बात बतानी तो रह ही गई। अनेक बातें घुमड़ रही थी मन में, पर चाहकर भी कहाँ कह पाई। कितना कुछ तो रह गया भीतर ही। चलते मीटर के आगे कोई कितना बतिया पाएगा। कहाँ बता पाई कि कल पप्पू की बारात कितनी धूमधाम से निकली थी, कितनी ही तो आतिशबाजी हुई थी, कैसे कैसे तो पकवान बने थे। नहीं बता पाई कि मन कल से बहुत उदास है, अकारण ही। पर आज की पीढ़ी की दौड़ती भागती जिंदगी में पत्रों का कोई स्थान नहीं। तार अथवा तार वाले देखे ही नहीं उन्होंने। एक दो पीढ़ी बाद के बच्चे डाकिया डाक लाया गीत सुन माता पिता से पूछेंगे, माँ डाकिया कौन होता है? सच है, प्रगति जब तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ती है तो बहुत कुछ किनारों पर ढकेलती चलती है। ऐसे ही किसी किनारे पर छूट गई है इस बार स्नेह पगी पाती भी। उषा वधवा।